वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। स्टोरी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की जो कहानी है वो है सीमा और अली की। अली और सीमा की शादी अभी कुछ ही दिन पहले हुई थी और वो लोग काफ़ी खुश थे। और शादी के फ़ौरन ही बाद अली की ट्रांसफ़र एक छोटे से शहर में हो गई थी। उसे ऑफिस की तरफ से एक प्लॉट भी अलॉट किया गया था। अली सीमा को लेकर के वहीं आकर के शिफ्ट हो गया था। वो एक छोटा सा शहर था, लेकिन वहाँ के माहौल काफ़ी अच्छे थे। कुछ दिन बीतने के बाद सीमा प्रेग्नेंट हो गई और ये खुशखबरी सारे घर वालों को मिली। सारे घर वालों ने साथ मिलने का फ़ैसला किया। वो सीमा के घर पर आए, कुछ दिन रुके और वापस से चले गए। अब सीमा के प्रेगनेंसी को 2-3 महीने हो चुके थे और डॉक्टर ने सीमा को कहा था कि तुम थोड़ा वॉक भी किया करो, जिससे तुम्हारी और बेबी की हेल्थ अच्छी रहेगी। अली रोज़ाना सीमा को लेकर के शाम में ऑफिस से आने के बाद वॉक पर जाया करता था। उसके शहर के थोड़े ही दूर जहाँ अली का घर था, वहाँ से थोड़े ही दूर में एक बंगलो था जो कि काफ़ी पुराना और वीरान पड़ा हुआ था। अली जब जब सीमा को लेकर के वॉक पर निकलता तो अगल बगल वालों के मुंह से यही सुनता कि बेटा वहाँ से मत गुजरा करो, और प्रेग्नेंट औरत लोग को लेकर के तो वहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन अली और सीमा इन पुराने दकियानूसी बातों को कहाँ मानने वाले थे। उन्हें इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। सीमा अली से कहती है, ये लोग तो बस ऐसे ही कहते हैं, ये पुराने ज़माने के लोग हैं। मैं चाहती हूँ कि हमें वहाँ चलकर देखना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं अली के दिल में अपने बच्चे को लेकर के ये कंसर्न ज़रूर थी कि हमें किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन सीमा की ज़िद करने पर अली उसे कहता है कि ठीक है, हम कल उसी रास्ते से गुजरेंगे। ये कहकर अली सीमा को लेकर के घर चला जाता है। वो लोग खाना वाना खाकर सो जाते हैं और सुबह अली अब रोज़ाना की तरह ऑफिस चला जाता है। सीमा अपने घरों का काम करके फारिग होती है और वो इंतज़ार करती है कि अब अली घर आएंगे और शाम को हम उसी रास्ते से गुजरेंगे। पता नहीं क्यों, लेकिन सीमा को बहुत अंदर से खुशी सी महसूस होती है और वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड रहती है उस बंगलों के करीब जाने के लिए। शाम को जब अली घर वापस आता है तो सीमा उसे चाय देकर कहती है, आज हम चल रहे हैं ना वॉक पर उस बंगलों के पास। अली कहता है, मैं आज बहुत थक गया हूँ, आज रहने दो, हम कल चलेंगे। सीमा बिना कुछ बोले हुए कमरे में चली जाती है। अली को ये महसूस होता है कि शायद उसका मूड ख़राब हो गया। अली अपना चाय ख़त्म करके कमरे में जाता है और सीमा से कहता है, अब मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है, चलो हम वॉक पर चलते हैं। सीमा काफ़ी खुश हो जाती है। वो जल्दी जल्दी अपने किचन के काम समेट कर अली के साथ वॉक पर निकल जाती है। अली से बात करते करते वो वही बंगलों के पास पहुंचते हैं। वो बंगलो देख कर के सीमा काफ़ी खुश होती है और कहती है, ये तो वीरान पड़ा हुआ है, लेकिन इसकी खूबसूरती देखो, जिस कारीगर ने इसे बनाया होगा, कितनी बारीक काम की है इस बंगलों को बनाने के लिए। तभी अली कहता है, हाँ, अपने ज़माने में ये बंगलो काफ़ी खूबसूरत होगा। अभी वीरान पड़ने के बाद भी इस बंगलों में एक अजीब सी ही रौनक है। थोड़ी देर बाद सीमा की अजीब तबीयत ख़राब महसूस होती है और अली उसे कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। अली पानी लेने चला जाता है। जब अली पानी लेकर के वापस आता है तो सीमा वहाँ नहीं रहती। अली इधर उधर देखता है और वो थोड़ा घबरा जाता है कि ये कहाँ चली गई, कहीं ये बिना बताए बंगलों के अंदर तो नहीं चली गई। लेकिन जब अली पीछे की तरफ मुड़ता है तो वो देखता है कि सीमा एक पेड़ के नीचे बैठी हुई आराम कर रही है। अली उसके पास जाता है और थोड़े गुस्से में उससे कहता है, सीमा, तुम्हें पता नहीं है कि ऐसे हालत में पेड़ पौधों के नीचे से नहीं गुजरना चाहिए, और तुम पेड़ पौधे के नीचे बैठ कर के आराम कर रही हो। मैं थक गई थी अली, मुझे बहुत थकावट हो रही थी, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, इसलिए मैं इस दरख्त के नीचे आकर के बैठ गई। ठीक है, ये लो पानी, और अब शाम होने वाली है, चलो यहाँ से चलते हैं। अरे ये क्या बात हुई, लेकिन अभी तो हम लोगों ने ये बंगलों को करीब से जाके देखा ही नहीं है। नहीं नहीं, अब मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो हम घर चलते हैं। वो सीमा को पानी पिलाता है और उसे लेकर के घर चला जाता है। सीमा घर जैसे ही पहुँचती है तो उसे अजीब सी थकावट सी महसूस होती है। वो अली से कहती है कि अली, मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है, मैं बहुत थकी थकी महसूस कर रही हूँ। अली उससे कहता है कि हाँ, हम इतने दूर जो चले गए थे, चलो तुम थोड़ा आराम कर लो, तुम थक गई होगी, और आज का खाना तुम रहने दो, बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं ऑर्डर कर लूँगा।
सीमा अपने रूम में जाकर के आराम करने लगती है और अली बाहर वाले रूम में बैठकर अपने ऑफिस का कुछ काम करने लगता है। अली काम करते करते उसे वक्त का पता ही नहीं चलता। वो सीमा को उठाने के लिए कमरे में जाता है तो वो देखता है कि सीमा एकदम बेखबर नींद से सो रही होती है, लेकिन सीमा अंदर अंदर कह रही होती है, मानो जैसे कि वो किसी तकलीफ़ में है। सीमा के सर पे हाथ फेरते ही अली कहता है, सीमा क्या हुआ, तबीयत तुम्हारी ज़्यादा ख़राब लग रही है। नहीं अली, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पूरे शरीर पे दर्द हो रहा है। वो कहता है उससे कि शायद तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो, तुम आराम करो, मैं खाना मंगवाता हूँ, तुम खा कर के और कुछ दवाई लेकर के तुम रेस्ट कर लो। अली खाना ऑर्डर करता है। खाना आते ही वो सीमा को उठाता है। वो दोनों मिलकर खाना खाते हैं, लेकिन सीमा इस तरीके से बिहेव करती है मानो जैसे उसे कितना तेज़ बुखार हो और उसका जिस्म वो उठ कर के भी बैठ नहीं पा रही हो। बहुत मुश्किल से अली उसे बेड से उठाता है और वो दोनों खाना खाते हैं। अली सीमा से कहता है कि अब तुम सो जाओ, आज तुम रात भर आराम करो, सुबह हो सकता है तुम्हारी तबीयत ठीक हो, और अगर फिर भी ना ठीक हो तो हम कल वैसे भी डॉक्टर के पास जाएंगे। सीमा मुस्कुरा कर अली को देखती है और कहती है, हाँ मैं शायद आराम करूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। ये कह कर के सीमा भी सो जाती है और अली भी सो जाता है। दूसरे दिन वो दोनों जब सुबह उठते हैं तो सीमा बिल्कुल भी नॉर्मल रहती है, ऐसा जैसे कि कल कुछ हुआ ही नहीं सीमा को। सीमा उठ कर के किचन में अली के लिए नाश्ता बनाती है, घर के सारे काम करती है। अली जब सीमा को ऐसी हालत में देखता है तो वो सीमा से कहता है, कल तो तुम्हें बहुत तकलीफ़ थी, लेकिन आज तो तुम्हें देख के लग रहा है जैसे कि कल तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं। हाँ पता नहीं, मुझे भी आज बहुत हल्का सा महसूस हो रहा है, लेकिन कल पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मेरा सारा जिस्म इतना भारी हो गया था जैसे मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। चलो कोई बात नहीं, प्रेगनेंसी में इस तरीके का होता है, लेकिन आज शाम को हम डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं। नहीं नहीं अली, डॉक्टर की क्या ज़रूरत है। नहीं, मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम्हारा चेकअप करवा लूँ। अच्छा ठीक है, तो तुम शाम को तैयार रहना, मैं ऑफिस से आकर के डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेकर हम दोनों डॉक्टर के यहाँ ही चलेंगे। अच्छा ठीक है। ये कहकर नाश्ता करके अली अपना ऑफिस चले जाता है। सीमा अपना घर का सारा काम करके अपने कमरे में लेटी हुई रहती है। थोड़ी देर सीमा की आंख लग जाती है। उसे हॉल रूम में कुछ गिरने का आवाज़ आता है, जिसकी आवाज़ की वजह से सीमा की आंखें खुलती है। वो सोचती है शायद बिल्ली वगैरह होगी या कुछ हवा होगा जिसके वजह से कुछ गिर गई हो, तो वो नज़रअंदाज कर देती है इन चीज़ों को। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसके दरवाज़े पे किसी का नॉक करने की आवाज़ आती है। सीमा सोचती है शायद ये मेरा वहम है, लेकिन दूसरी बार भी दरवाज़े पे नॉक करने की आवाज़ आती है। सीमा उठ के दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है और वो बिना पूछे ही दरवाज़ा खोल देती है। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं होता। वो दायां बायां दोनों तरफ देखती है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखता। वो यही सोच रही होगी कि शायद कोई होगा, मैंने देर से दरवाज़ा खोला है और वो चला गया। लेकिन वो जैसे ही मुड़ती है दरवाजे पे फिर से दस्तक होती है और इस बार सीमा फिर से दरवाज़ा खोल देती है, लेकिन वहाँ इस बार भी कोई नहीं होता। सीमा थोड़ी घबराई भी रहती है, फिर यही सोचती है कि शायद किसी बच्चे की शरारत होगी, अगल बगल पड़ोस में बच्चे भी तो हैं। ये बात सोच कर के वो अपने कमरे में चली जाती है। शाम होता है, अली घर आ जाता है। अली सीमा को लेकर के डॉक्टर के पास जाता है और हमेशा की तरह रेगुलर चेकअप करने के बाद डॉक्टर यही बताती हैं कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, बस सीमा की थोड़ी सी प्रेशर जो है वो डाउन है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ और तुम्हें प्रॉपर रेस्ट करनी है और खाने पीना में अपना ध्यान रखना है। वो दोनों डॉक्टर को दिखा कर के घर आ जाते हैं। सीमा खाना लगाती है, हमेशा की तरह ये लोग खाना खा कर के सोने चले जाते हैं। रात को जब अली सो रहा होता है तो उसे अजीब कहरने की आवाज़ आती है। जब अली की आंख खुलती है तो वो देखता है कि सीमा कहर रही होती है और वो अपने कहरने में ही किसी से बात कर रही होती है, किसी से कुछ बोल रही होती है जो कि कुछ और भाषा में होता है। अली यही सोचता है कि शायद ये सपना देख रही है। वो सीमा को हिलाता है, सीमा, सीमा क्या हुआ है तुम्हें। सीमा फिर होश में आती है और वो कहती है, कुछ नहीं, मैं तो सो रही हूँ। शायद तुम कुछ सपना देख रही थी, सो जाओ, बहुत लेट हो चुकी है। ये कह कर के वो दोनों वापस से सो जाते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे करते करते एक हफ्ता गुजर जाता है और सब कुछ नॉर्मल रहता है। लेकिन एक दिन की बात है, जब ये दोनों रात को फिर से सो रहे होते हैं, तब अली के कान में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आती है
और ये आवाज़ किसी मर्दाना की होती है, जो कि काफ़ी भारी आवाज़ होती है। जब अली की आंख इस आवाज़ सुनकर के खुलती है तो वो देखता है कि सीमा अपने बेड पर दूसरी तरफ चेहरा करके बैठी हुई है और वो किसी से बात कर रही है। इधर से आवाज़ तो सीमा की थी, लेकिन उधर से आवाज़ वही भारी किसी मर्दाना की आवाज़ थी जिससे सीमा बात कर रही थी। वो डर के मारे सीमा को आहिस्ते आहिस्ते उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर रखता है और कहता है, सीमा, सीमा, तुम किससे बात कर रही हो? सीमा जब उसके तरफ आहिस्ते आहिस्ते अपना गर्दन घुमाती है तो सीमा की आंखें बिल्कुल लाल हुई हुई रहती है और सीमा उसे इतने ज़ोर से धक्का मारती है और अली अपने बेड के नीचे जाकर गिरता है। सीमा में इतनी ताकत नहीं कि वो अली को एक धक्के में बेड से नीचे गिरा दे। अली को ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी ताकतवर मर्द ने उसे धक्का दिया है। अली बेड के नीचे गिरते ही एकदम उसके आंख फटे के फटे रह जाते हैं। सीमा उसकी तरफ बढ़ती है आहिस्ते आहिस्ते और उसी मर्दाना आवाज़ में कहती है, खबरदार जो इसे हाथ लगाया, ये मेरी है और सिर्फ मेरी। आज के बाद अगर तुमने इसे छुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा और उसके पेट में जो बच्चा है मैं उसे भी मार डालूंगा। ये सिर्फ मेरी है, मेरी। ये सुनकर के अली का होश एकदम उड़ जाता है और वो डर के मारे कमरा से बाहर चला जाता है। वो ड्राइंग रूम में परेशान सोचता है कि मैं क्या करूं, रात भी इतनी हो रही है और उसके अपने बेडरूम में जाने का हिम्मत भी नहीं हो रहा था, लेकिन वो सीमा को अकेला भी नहीं छोड़ना चाह रहा था। वो थोड़ा अपने दरवाजे के बेडरूम के करीब जाकर के देखता है तो सीमा उसी पोजीशन में बैठी हुई किसी के साथ बात कर रही होती है। सीमा की आंख पूरी लाल हुई हुई रहती है और मानो जैसे कि उसका पूरा रंग ही बदल गया होता है। अली वापस से अपने हॉल रूम में आता है और सीमा के घर वालों को फ़ोन करता है। वो घबराहट के मारे उनको सारी बातें बताता है, लेकिन सीमा के घर वाले इस बात को काफ़ी लाइट लेते हैं और कहते हैं कि प्रेगनेंसी में तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसी होती है, और या तो फिर आपने कुछ सपना वपना देख लिया है, आप इतना क्यों घबरा रहे हैं। लेकिन अली अपने सास ससुर से कहता है कि मैं घबरा नहीं रहा हूँ, मैंने जो देखा है वो कोई सपना नहीं है और सीमा जो हरकतें कर रही है वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। सीमा की माँ जब अली से बात करती हैं और ये सारी बातें सुनती हैं तो वो अली से एक ही बात कहती हैं कि बेटा, मैं तुम्हें एक काम कह रही हूँ करने के लिए। जी अम्मी, बोलिए, क्या करना है मुझे? इतनी जल्दी तो हम वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, लेकिन तुम आज की रात सीमा की तकिया के नीचे एक नींबू रख देना। नींबू? वो क्यों? बस मैं कह रही हूँ कि तुम नींबू रख देना और सुबह तुम उस नींबू को निकाल कर देखना। अगर उस नींबू का रंग बदला होगा तो समझ जाना कि सीमा के ऊपर कुछ ऐसी हवाई चीज़ों का असर हो गया है, और अगर रंग नहीं बदला तो फिर समझ जाना कि शायद प्रेगनेंसी के वजह से ही कुछ हो रही हो। ठीक है अम्मी, मैं कोशिश करूँगा। उस दिन तो जैसे तैसे वो उसने अपने हॉल रूम में ही रात गुजारी। सुबह हो गया। सुबह होने के बाद सीमा जब अपने कमरे से बाहर निकली तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। अली ने उससे पूछा कि सीमा, कल रात को क्या हुआ था? सीमा उसके तरफ मुस्कुरा कर देखती है और कहती है, क्या हुआ था? कुछ भी तो नहीं हुआ था। क्यों, कुछ हुआ था क्या? तब अली उससे कहता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं? नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं, मैं तो सो रही थी। और हाँ, जब मैं सुबह उठी तो आप कमरे में नहीं थे, आप हॉल में सो रहे थे। क्यों? बस ऐसे ही। तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं। बताइए क्या हुआ था? अली उसे कुछ नहीं बताता और उसे कहता है, एक कप चाय पिला दो, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। अली घबराते घबराते अपने बेडरूम के अंदर जाता है। वो पहले चारों तरफ देखता है कि कोई वहाँ है तो नहीं। फिर वो आहिस्ते आहिस्ते अपने वॉशरूम में जा कर के नहाकर, कपड़े बदल कर, चाय पीकर ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में भी अली कल रात की बात को लेकर के काफ़ी परेशान रहता है। उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या बात है, तुम काफ़ी परेशान हो और तुम्हारी आंखें देख के लग रही है कि तुम रात को सोए भी नहीं हो। अली उन्हें कुछ नहीं बताता, लेकिन उनमें से एक जो अली का ख़ास दोस्त रहता है, अली उससे सारी बातें शेयर करता है। उसके दोस्त अली से कहते हैं, मुझे तो ये कुछ और ही मामला लगता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में तो इस तरीके से नहीं होता कि औरतों का चेहरा बदल जाए, उनकी आवाज़ बदल जाए और वो ऐसी हरकत करने लगे। और जैसा कि तुमने बताया है कि तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें ज़ोर से धक्का मारा कि तुम बेड के नीचे जा कर के गिरे,
तो इतनी ताकत तो किसी औरत में होगी भी नहीं कि वो एक हाथ से इतनी ज़ोर से धक्का दे सके किसी को। हाँ यार, लेकिन मुझे भी कुछ और महसूस हो रहा है। ठीक है, आज मेरी सास ने मुझे एक चीज़ कहा है करने के लिए, वो मैं करके देखता हूँ, उसके बाद ही मैं सोचूंगा कि क्या करना है। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि सीमा प्रेग्नेंट भी है और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को भी कोई नुकसान पहुँचे। तुम घबराओ मत, ऊपर वाला तुम्हारे साथ है और मैं भी। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो किसी भी वक्त तो मुझे बताना। हाँ हाँ बिल्कुल। ये कर के दिन गुजर जाती है। अली रात को घर चला जाता है, सीमा खाना लगाती है, वो लोग खाना खाकर नॉर्मल अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। इस बार अली यही सोचता है कि आज तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा, और जैसे कि सीमा की अम्मी ने बताया है कि उसके तकिया के नीचे नींबू रखना है, आज मैं वही करके सोऊंगा। वो सीमा से कहता है कि मुझे एक गिलास पानी ला कर के दो। जब सीमा किचन में पानी लाने के लिए चली जाती है, तब अली सीमा के तकिए के नीचे नींबू रख देता है और वो साइड वाले बेड में आँख बंद करके सोने की एक्टिंग करने लगता है। सीमा पानी का गिलास लेकर आती है, वो अली को आवाज़ देती है, अली अभी तो तुमने पानी मंगवाया था, क्या हो गया, सो गए तुम? लेकिन अली कोई जवाब नहीं देता। अली तो सोने का बहाना कर रहा होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका ये बहाना उसी पर भारी पड़ने वाला है। थोड़ी देर के बाद जब सीमा अपने बेड पर आकर के बैठती है तो वो ज़ोर ज़ोर से मर्दाना की आवाज़ में हंसती है, और वो एक ज़ोर का थप्पड़ अली को लगाती है, जिसकी वजह से अली एकदम चौंक कर उठकर बैठ जाता है। और वो मर्दाना की आवाज़ में अली से कहती है, तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम मेरे तकिया के नीचे नींबू रखोगे, और मैं क्या बेवकूफ़ हूँ? वो ज़ोर ज़ोर से हंसती है और थोड़ी देर के बाद सीमा अपने बेड से थोड़ा थोड़ा ऊपर हवा में उड़ने लगती है। ये नज़ारा देख कर के अली घबरा जाता है और उस कमरे से दौड़ कर के बाहर निकल जाता है। वो हॉल रूम में फ़ौरन जाकर के सीमा की अम्मी को फ़ोन करता है और उन्हें वहाँ बीती हुई सारी बात बताता है। सीमा के अब्बू अम्मी उसे कहते हैं कि बस बेटा, मैं सुबह ही वहाँ पहुँच रहा हूँ फ़ौरन। जब वो लोग घर आते हैं तो उस दिन से सीमा की हालत और ख़राब हो गई होती है। सीमा के अब्बू, उसकी अम्मी और उसके मामा वहाँ पहुँचते हैं। जब सीमा की अम्मी सीमा के पास जाती हैं तो सीमा उनके तरफ देखते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसती है और कहती है कि अगर तूने मुझे इससे दूर करने का कोशिश किया तो मैं तेरी बेटी को मार दूंगा, और तेरी बेटी के साथ साथ इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है मैं इसे भी मार दूंगा। ये सिर्फ मेरी है, मेरी, और इसे मैं अपने साथ लेकर के जाऊंगा। तुम सब यहाँ से निकल जाओ। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और इस बार तो सीमा की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसकी अम्मी वहीं रोना शुरू कर देती हैं। तभी सीमा के मामा और उसके अब्बू उसकी अम्मी को उस कमरे से बाहर निकाल कर ले जाते हैं। उन लोगों ने भी सीमा का हालत देखा होता है और उसके बाद वो अली से कहते हैं कि बेटा, अब हमें किसी मौलाना के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि सीमा की हालत काफ़ी ख़राब है और जिस तरीके से सीमा की आवाज़ बदली हुई है वो शैतान उसके अंदर ही है। मैं कहाँ से पता लगाऊं किसी मौलवी का? क्या आप किसी को जानते हैं? हाँ, मेरे एक जान पहचान के इस शहर में हैं, मैं उनसे राब्ता करता हूँ। हो सकता है किसी आमिल के बारे में हमें पता चल जाए। सीमा के अब्बू के एक बहुत पुराने दोस्त उसी शहर में रहते थे। वो काफ़ी पुराने दोस्त थे उसके अब्बू के। वो उनको फ़ोन करके सीमा के बारे में सारी बातें बताते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरी बेटी प्रेग्नेंट भी है। वो कहते हैं आप मत घबराइए, मैं एक ऐसे आमिल को जानता हूँ जो इन सब चीज़ कामों के लिए काफ़ी माहिर हैं। मैं आज शाम को ही उनको आपके घर लेकर के आऊँगा। ठीक है, अगर आप मेरी मदद कर दें तो आपका बहुत एहसान होगा। नहीं भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सीमा मेरी भी तो बच्ची है। ठीक है, मैं शाम को इंतज़ार करूँगा। सीमा के अब्बू के दोस्त आमिल साहब को मगरिब के बाद लेकर के आते हैं। वो जैसे ही घर में आते हैं तो उनकी कदम चौखट पे रुक जाती है। वो कुछ महसूस करने लगते हैं और महसूस करने के बाद वो कहते हैं, इस घर में आप लोग के सिवा कोई और भी मौजूद है। वो सारे आमिल साहब का चेहरा देखने लगते हैं और कहते हैं, कौन है? इस घर में एक शैतान भी हाजिर है। वो सीधा सीमा के कमरे में चले जाते हैं और वो सीमा की हालत देखकर उसके सर पर हाथ रखकर कुछ अमल करना शुरू कर देते हैं। वो सारे घर वालों को कहते हैं कि आप सारे कमरे के बाहर ही रहेंगे, चाहे आपको जैसी भी आवाज़ आए, सीमा के चिल्लाने की आवाज़, मदद मांगने की आवाज़, कोई भी कमरे के अंदर नहीं आएगा जब तक मैं ना आवाज़ दूँ।
ये सब बातें सुन कर के उसकी अम्मी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। वो आमिल साहब से कहती हैं, कैसे भी करके इस शैतान से मेरी बच्ची को बचा लीजिए। आमिल साहब कहते हैं कि बस आप भी बाहर खड़े दुआ करिए, बाकी तो सब ऊपर वाली की मर्ज़ी है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। जब आमिल साहब सीमा के पास जाते हैं, वो उसके सर पे हाथ रख के अमल करना शुरू करते हैं, तभी सीमा ज़ोर ज़ोर से उस मर्दाना आवाज़ में चिल्लाती है और उस आमिल साहब के मुंह पर थूकते हुए कहती है कि तू मुझे इससे नहीं छुड़ा सकता, ये मेरी है और मैं इसे अपने साथ लेकर के जाऊंगा। आमिल साहब के जब मुंह पर उस शैतान का थूक पड़ता है तो वो काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और वो और ज़ोर ज़ोर से तेज़ आवाज़ में अमल करना शुरू करते हैं और उस शैतान से कहते हैं कि इस बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम इसे छोड़ते क्यों नहीं, ये तुम्हें कहाँ मिली है। तब वो शैतान उसे बताता है कि मैं तो उस दरख्त पे मेरा बसेरा था और ये उस दरख्त के नीचे आकर के बैठी थी। मुझे इसकी जिस्म से एक अलग ही खुशबू आई और ये मुझे बहुत पसंद आ गई। उसी दिन से मैं इसके ऊपर सवार हूँ और मैं इसे अपने साथ लेके जाऊँगा और मुझे कोई भी इससे जुदा नहीं कर सकता, तू भी नहीं। तभी आमिल साहब गुस्सा होकर उससे कहते हैं, अभी तूने मेरा ताकत देखा ही नहीं है, तू नहीं जानता कि अल्लाह के इल्म में कितना ताकत है। मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा अगर तुम इस बच्ची के शरीर को छोड़े नहीं तो। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और सीमा ज़ोर ज़ोर से हिलना शुरू कर देती है। सीमा बेड से काफ़ी ऊपर उठने लगती है आहिस्ते आहिस्ते। तभी आमिल साहब कुछ फूका हुआ पानी निकालते हैं और उसके ऊपर छींटने लगते हैं, जिसकी वजह से वो शैतान ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर चिल्लाता है, मानो जैसे कि उसका जिस्म जल रहा हो। तभी वो आमिल साहब से कहता है, ठीक है, मैं इसे छोड़ कर के तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरी कुछ निशानी इसके पास हमेशा ही रहेगी। आमिल साहब कुछ और अमल ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं और थोड़ी देर के बाद सीमा बेहोश हो जाती है। आमिल साहब उसके घर वालों को आवाज़ दे कर के अंदर बुलाते हैं और कहते हैं कि ये बच्ची बिल्कुल ठीक है, अब कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन हाँ, आप इस शहर से दूर चले जाइए। इस घर में बिल्कुल भी आप कभी भी वापस मत आइएगा, क्योंकि इस शैतान का कहीं ना कहीं इस घर से भी कुछ लेना देना है। ये बात सुनकर के अली दूसरे ही दिन सीमा को उस वहाँ से लेके दूसरे शहर चला जाता है। अब सीमा पहले से काफ़ी बेहतर है और अब इस बात को 2 साल हो चुके हैं। सीमा को एक बहुत प्यारा सा बेटा भी पैदा हुआ, लेकिन अभी भी कहा जाता है कि कभी कभी सीमा पर उस शैतान का असर दिखता है। वो कभी कभी रात को नींद में वही भारी आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से बड़बड़ाने लगती है। कभी कभी अकेले बैठे बैठे वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। शायद यही चीज़ था जो उस शैतान सीमा के पास छोड़ कर के गया था कि ये ता ज़िंदगी उसके साथ रहेगी।